प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। और अभ्युदय मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो कानपुर मंडल में जो यूपीएससी की क्लासेस संचालित हो रही है उसमें मैं कन्हैया पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज जो है पॉलिटी की क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए हर क्लास में ये जरूर मेंशन करता हूँ कि ये प्रीलिम्स में कैसे फायदेमंद हो सकता है और मेंस में कैसे हो सकता है और एज ए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपका क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 2 विषय, 2 पॉइंट रहने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो कि कैसे हम किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी और एज वेल एज सेंट्रल पार्टी हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। यानी किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को केंद्रीय पार्टी यानी सेंट्रल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे हम डिक्लेयर करते हैं उस पर बात होगी। उसके क्या क्या ग्राउंड है, तो ये कैसे दिया जाता है, ये प्रीलिम्स में आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कई बार इस पर प्रश्न पूछे हैं, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो आजकल भारत के लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में जो पॉइंट आजकल चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उन इश्यूज में एक प्रश्न बहुत अच्छा आता है मेन से रिलेटेड। इसी टॉपिक से एक प्रश्न ऐसे आएगा, और जो लोग भी देख रहे हैं मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग मेन्स की राइटिंग जरूर करिए, क्योंकि राइटिंग अगर आप शुरुआत में नहीं करोगे तो बाद में चल के आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रीलिम्स से पहले आप कोशिश करिए कि 3 से 4 महीने अगर आपके प्रीलिम्स हैं तो आप जो है प्रश्नों को जरूर लिखोगे, तभी आपको क्या होगा, लिखोगे तभी आपको ध्यान रखिएगा कि लिखने से ही हैबिट बनती है, और हैबिट जब बनेगी आपकी तभी आप आराम से आगे बढ़िया से मेंस में परफॉर्म बढ़िया कर पाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि आप लिखिए जरूर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो मेंस में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए एक प्रश्न आपको देता हूँ मेंस में, कि प्रश्न ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारी केंद्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, मतलब जिसको हम स्टेट लेवल पार्टी कहते हैं। तो केंद्रीय पार्टियां और रीजनल पार्टियों में बहुत सारे मतभेद आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए जैसे बंगाल में देखिए तो आप वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से कैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैसे एक तरह से कह सकते हैं तकरार बढ़ रही है। किसी लोकल पार्टी जो होती है किसी राज्य में, उसका सेंट्रल पार्टी से कैसे टकरार हो रही है, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। तो आप लिखने की कोशिश करिएगा कि प्रश्न कुछ ऐसे रहेगा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय नहीं, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की जो रोल है उनका आप विवरण दीजिए या फिर उसको डिस्क्राइब करिए। यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन द मेंटेनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी भारत में लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए रीजनल पार्टियों का, ठीक है ना, रीजनल पार्टियों का क्या कह सकते हो रोल है, उसको आप प्रश्न लिखने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा था, तो अब हम लोग उसके बारे में आगे हम लोग एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं नेशनल पार्टी। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हम कैसे देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का हम दर्जा कैसे देते हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें 3 ग्राउंड है, यानी किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करने के 3 ग्राउंड है, 3 आधार है। अब ये 3 आधार जो है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करने का, इन 3 आधारों में कोई भी एक आधार जो है अगर कोई पार्टी फुलफिल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं कि तीनों ही आपको फुलफिल करने हैं, तीनों में से एक इसमें और लिखा गया है, याद रखा गया है। इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि वो क्या कैसे ग्राउंड है। तो पहला ग्राउंड है कि कह रहा है कि अगर लोकसभा का चुनाव है, और उस चुनाव में मिनिमम 2% सीट कोई पार्टी एक्वायर करती है इस चुनाव में, तो आप ध्यान रखिएगा लोकसभा के चुनाव, यानी लोकसभा के चुनाव में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्टी अगर 2% सीट जीतती है
और ये 2% सीटें कितने राज्य से होनी चाहिए, तो मिनिमम 3 स्टेट से होनी चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है, फिर से समझ लीजिए, बहुत ही साधारण भाषा। हाँ, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए, नेशनल पार्टी का जब हम किसी को दर्जा देते हैं राष्ट्रीय पार्टी का, तो फर्स्ट ग्राउंड क्या है, पहला ग्राउंड क्या है, तो पहला ग्राउंड ये है बच्चा कि अगर उस पार्टी को 2% सीट लोकसभा के चुनाव में मिले, तो 2% सीट अगर लोकसभा के चुनाव में मिले और ये जो सीट है मिनिमम 3 स्टेट में प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर इसको मैं सिंपलीफाई कर दूं, बिल्कुल सिंपल कर दूं साधारण भाषा में, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई पार्टी है, कोई मान लीजिए पार्टी ए है, अगर ये पार्टी 3 स्टेट में, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, अगर ये 3 पार्टियों में, तीनों पार्टी मतलब तीनों राज्यों में मिलाकर 11 सीट जीत लेती है, 11 सीट जीत लेती है लोकसभा का, तो हम उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक पार्टी है, जैसे सपा है, समाजवादी पार्टी, अगर यूपी में, बिहार में या एमपी में मान लीजिए 3 जगह चुनाव लड़ रही है, इन तीनों जगह चुनाव लड़कर अगर वो 11 सीटें जीतती है, देखो 11 सीट अगर आप 2 स्टेट में जीत जाओगे, एक स्टेट में जीतोगे, तब भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 11 सीटें 3 या 3 से अधिक स्टेट से जीतते हो, तो आपको आराम से एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। 2% सीट इन 3 स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सिंपल सी भाषा है, 3 राज्यों को मिलाकर अगर आपके पास सीट की संख्या 11 है, तो आराम से आप एज ए राष्ट्रीय पार्टी क्या हो सकते हो, आप जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है भारत में आप एक प्रकार से नॉमिनेट कर सकते हैं। अब दूसरा ग्राउंड देखते हैं कि एक तो ग्राउंड हो गया कि 2% सीट इन लोकसभा इलेक्शन, और उसको सिंपल सी भाषा में हमने कह दिया कि 2% सीट या 11 सीट इन 3 स्टेट, 3 या मोर देन 3 स्टेट, अगर इसमें बात करें। दूसरा ग्राउंड क्या है, दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर कोई पार्टी है 4 स्टेट, मिनिमम 4 स्टेट में वो क्या है, स्टेट पार्टी है, अगर कोई पार्टी जो है 4 या 4 से अधिक राज्यों में, यानी मिनिमम 4 राज्यों में, अगर मिनिमम 4 राज्यों में, ध्यान देगा, अगर वह राज्य पार्टी के रूप में क्या है मेंशन है, उसका नाम स्टेट पार्टी के रूप में मेंशन है, तो उसको एज ए नेशनल पार्टी के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीजेपी को आप ले लीजिए, बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, इसका मतलब है वो हर राज्य में राज्य की पार्टी तो होगी, स्टेट पार्टी तो होगी। तो अगर कोई कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो 4 राज्यों में एज ए स्टेट पार्टी के रूप में अगर नॉमिनेटेड है, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक स्टेट पार्टी है, क्योंकि उसने दिल्ली में उसकी सरकार है। दूसरा, पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्ष में यानी अपोजिशन में, तो वहाँ पर भी अच्छी सीटें उन्होंने प्राप्त की थी, तो वहाँ पर भी वो एज ए स्टेट पार्टी के रूप में मेंशन है। अगर आम आदमी पार्टी 2 और राज्य में एज ए स्टेट पार्टी के रूप में नॉमिनेट हो जाती है, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आम आदमी पार्टी सेंट्रल पार्टी बनने की एलिजिबल हो जाएगी। अर्थात पहला कंडीशन हमने देखा 2% सीट इन लोकसभा, ठीक है ना, और वो सीट 3 या 3 से अधिक राज्यों से आना चाहिए। मैंने उसको अपने साधारण भाषा में बोला कि 11 सीटें मिनिमम 3 राज्यों से आनी चाहिए। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि अगर वो राज्य क्या है, अगर वो पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में नॉमिनेटेड है, तो उसको ये दर्जा मिल सकता है। अब जो तीसरा ग्राउंड, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले छोटी-छोटी आसान बातें आपको कर दिया जाए, फिर उसके बाद से देखा जाए। तो कह रहा है कि चाहे लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा चाहे लोकसभा या विधानसभा, अगर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो अगर कोई पार्टी है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों, कितने राज्यों में, 4 स्टेट, 4 राज्यों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई पार्टी है, ठीक है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में अगर मिनिमम 6% वोट पाती है, 6% क्या पाती है,
वोट पाती है और साथ में प्लस 4 सीट जीतती है, 4 सीटें जीतती है। अगर लोकसभा का हो रहा है तो लोकसभा की 4 सीटें, विधानसभा का हो रहा है तो विधानसभा की 4 सीटें। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर कोई राज्य, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में, ठीक है ना, लोकसभा के चुनाव में मिनिमम जो है आपको ध्यान रखना है कि 6% सीट, मिनिमम जो है 6% वोट शेयर प्राप्त करती है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों की बात हो रहा है, 4 राज्यों। अभी मैं एक एग्जांपल भी लेकर समझिए, 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट पाए और प्लस है और नहीं है, यानी 6% वोट and including 4 seat in Lok Sabha as well as in Legislative Assembly election। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने मान लीजिए लोकसभा में सीटें कितनी जीती, तो 5 या 7 सीटें हैं उसकी, जो भी, तो 5 सीटें मान लेते हैं कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने 2019 जनरल इलेक्शन में 5 सीटें जीती। तो एक क्राइटेरिया तो फिर भी ये 4 सीटों लोकसभा के चुनाव में, ठीक। प्लस दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या है कि मिनिमम 6% वोट। यस, बात ठीक है कि यूपी में अब ये बात है 5 सीटें जीते हो तो 6% वोट तो जीती आराम से पाए होंगे, समाजवादी पार्टी आराम से पा सकती है। तो 6% वोट भी प्राप्त की है और 4 सीटें भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा, 4 राज्यों में, मतलब अगर 4 राज्यों में अगर आप क्या कर रहे हो, 4 राज्यों में आप 6% क्या पा रहे हो, आप 6% वोट पा रहे हो और चारों राज्यों को मिलाकर आप 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त कर रहे हो, तो एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा आपको मिलेगा। यानी इसमें जोड़ना दोनों है, 6% भी है और 4 लोकसभा की सीटें भी हैं। और ये सीटें कितने राज्यों से आनी चाहिए? 4 राज्यों से आनी चाहिए। ये सीटें जो है आपको ध्यान, ये वोट परसेंट आपको 4 राज्यों का है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में आपने 4% से अधिक वोट प्राप्त कर लिया, एक ही राज्य में आपने जो है एक राज्य में आपने 6% से अधिक वोट प्राप्त कर लिया और एक ही राज्य में आपने 4 से अधिक सीटें जीत ली तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये 6% और 4 सीटें आपको 4 राज्यों में गेन करनी है, तभी आपको एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है ना? ये फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ, फिर से बहुत ही साधारण तरीके से आराम से आप आंख बंद करके इसको रिकॉल करिए। पहले मैंने क्या बताया था कि देखो, अगर कोई पार्टी है, ठीक है ना, 2% सीट जीतती है लोकसभा के चुनाव में और ये 2% सीटें जो है 3 या 3 से अधिक राज्यों में आता है तो उसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, अगर कोई पार्टी 11 सीट लोकसभा की 4 राज्यों में 3 या 3 से अधिक राज्यों में प्राप्त करती है तो उसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। फिर हमने बताया था दूसरा पॉइंट कि अगर कोई पार्टी है जो 4 राज्यों में, अगर कोई पार्टी है जो 4 राज्यों में एज ए स्टेट पार्टी के रूप में, राजकीय पार्टी के रूप में जो है लिस्टेड है तो उसको भी एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। लेटेस्ट में अभी एक NPP, कोई फुल फॉर्म मुझे बताए, मैं सुनना देख रहा हूँ, ठीक है, तो फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। जो NPP अभी लेटेस्ट में उसको क्या किया, मिला गया है, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा किस ग्राउंड पर प्राप्त हुआ पता है? वो भी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में लिस्टेड है, इसलिए उसको मिल गया। यानी अगर 4 राज्यों में आप एज ए स्टेट पार्टी के रूप में लिस्टेड हो तो आपको प्राप्त हो सकता है। और तीसरा हमने बताया कि अगर आपने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वोट परसेंट आपने लिया है, मिनिमम 6% वोट और उसके साथ साथ मिनिमम 4 लोकसभा सीट आपने 4 डिफरेंट स्टेट से जीता है तो आपको उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्रश्न पूछ सकता है, माइक खोल के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य हैं जो सेंट्रल पार्टी है भारत में, आपको देखना है कि हाँ बिल्कुल, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुत बढ़िया, नेशनल पीपल्स पार्टी भी लेटेस्ट जो है एक सेंट्रल पार्टी बनी है। हाँ, टोटल इन 4 स्टेट, ठीक है ना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी पार्टियां हैं फिलहाल जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेशनल पार्टी का दर्जा किसको मिला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देखें तो पहला आपको आराम से जो सेंटर में पार्टी है आपको कह सकते हैं BJP, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते हैं इसको भी एक नेशनल पार्टी।
तीसरा अगर हम बात करें तो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ नंबर में अगर देखा जाए तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी वाली, वो भी एक नेशनल पार्टी का प्राप्त है। अब उसके बाद से अगर हम बात करें तो एक है राकापा, एनसीपी जिसको हम कहते हैं, शरद पवार वाला। कोई फुल फॉर्म मुझे बता दे एनसीपी का, ठीक है, एनसीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक। उसके बाद से अगर हम देखें बीजेपी, आईएनसी हो गया, नेशनल कांग्रेस, बीएसपी हो गया, टीएमसी हो गया। उसके बाद से एक है सीपीआई और एक है सीपीआईएम। मैं बताता हूँ दोनों नंबर क्या है, ठीक है, सीपीआई और सीपीआईएम। और लेटेस्ट अभी हमने आपको बताया, किसी ने आपको किसी बताया एनपीपी, यानी कुल वर्तमान में 8 नेशनल पार्टीज है। आपको ध्यान रखना है भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां फिलहाल रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको नेशनल पीपल देखो मैंने जो एनसीपी है शरद पवार वाली, उसकी मैं आपको फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, आपको बताइए, ठीक है ना। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ साथ बीएसपी बहुजन, यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी आपको ध्यान रखना है, टीएमसी जो ऑल इंडिया टीएमसी जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और उसके साथ साथ एनसीपी जैसे इसने अभी बताया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसको हम कहते हैं राकापा, हिंदी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई तो आप जानते हो जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कई सारे कह सकते हो ब्रांच होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। तो ये थोड़ा माहौल है, ये थोड़ा फिलॉसफी का मामला चला जाता है, सोशल साइंस का चला जाता है, इसको कभी बाद में देखते हैं। तो सीपीआईएम मार्क्सवादी है, और सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और एनपीपी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी। इन 8 पार्टियों को है सेंट्रल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इनको नेशनल पार्टी क्या क्या कहा जाता है, नेशनल पार्टी प्लस इनको ऑल इंडिया पार्टीज भी कहा जाता है, यानी ऑल इंडिया पार्टीज या नेशनल पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी, या फिर इसको हम अखिल भारतीय पार्टी भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। अब हम आगे आएंगे जो है स्टेट पार्टी। हल्का सा डिफरेंस देखो, जब आप सोशल साइंस पढ़ोगे, ठीक है, समाज विज्ञान, तो आप वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा को पढ़ो कि कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है, ठीक है ना। तो उसके कई सारे ब्रांच हैं, ठीक है ना। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है लेनिन, तो लेनिन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। फिर मार्क्सवाद का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे आपने सुना होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, तो उसमें जो लोग लेनिन की फिलॉसफी पे चलते हैं उनको हम कह देते हैं कि सीपीआई लेनिन कॉम। जो लोग मार्क्स की फिलॉसफी पे चलते हैं, मार्क्स की जो विचारधारा थी उस पे चलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सीपीआईएम। और जो नॉर्मल सीपीआई होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल जो सीपीआई होता है वो सबकी विचारधारा, यानी जितने भी कम्युनिस्ट थिंकर्स थे उन सभी की विचारधारा को एक साथ लेके चलता है। तो ये थोड़ा टॉपिक बहुत ऊपर चला जाएगा। एक लाइन अगर आपसे मैं कह दूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी का अर्थ क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का अर्थ ये होता है कि ये लोग कहते हैं कि जो रिसोर्सेज किसी भी कंट्रीज की रिसोर्स संसाधन, जो भी इनकम है, रिसोर्स है, जैसे मिनरल्स हो गया, जो भी कुछ, उन सभी रिसोर्स का जो आप कह सकते हो सुप्रीम पावर होना चाहिए, वो कह सकते हो कि गरीबों के पास होना चाहिए, यानी जनता के पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, जो जनता है। यही पूंजीवादी सोच क्या कहती है, कैपिटलिस्ट सोच क्या कहती है कि नहीं, ये जो रिसोर्स का जो संसाधन होना चाहिए उसके पास होना चाहिए, जो क्या हो, जो कैपेबल होगा उसके पास होगा, यानी जिसके पास क्षमता होगी वो उसको धारण करेगा, यानी प्राइवेट मेंबर को ये ज़्यादा प्रोसीड करता है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है कि जहाँ पर भी ये पावर में होते हैं, ये कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। उनका कहना है, एक शब्द आपने सुना होगा ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, और यूएन में एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है। तो ट्रस्टीशिप का काउंसिल मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम अपनी आवाज़ को उठाने के कैपेबल नहीं हैं, तो कोई एक संस्था है जो ये कहती है कि हम गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। जैसे
मानव की आवाज को, ह्यूमन राइट को उठाने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन है। तो ह्यूमन राइट कमीशन अपने आप को ह्यूमन राइट का ट्रस्टी कहता है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है और वो खुद में कैपेबल नहीं है कि अपनी बात को किसी के सामने रख पाए, तो ट्रस्टी के रूप में ह्यूमन राइट कमीशन उस व्यक्ति की बात को कोर्ट में पेश करेगा। ये होता है ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार जहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, वो कहती हैं कि हम जो जनता है, गरीब लोग हैं, उनके ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्टी हैं। अर्थात गरीब लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल करेंगे और गवर्नमेंट का कंट्रोल करके उन रिसोर्सेज को, यानी इनकम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन इनकम रिसोर्स को हम क्या कर देंगे, गरीबों में बांट देंगे। मतलब जो मेन अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट होगी वो ट्रस्टी हो जाएगी और जो लोग हो जाएंगे गरीब, उनको वो बांट देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपके कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराएं होती हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, आप कह सकते हो इसमें विचारधाराएं बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो मामला अलग है। आई होप कि जो अंतर आपको समझाना था मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कभी बताइएगा, मैं आपको उसको दूसरे हिसाब से कोशिश करूँगा। ठीक है, आप यस या जरूर करिए। अब आगे वो मानते हैं स्टेट कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें 5 ग्राउंड है, जैसे उसमें कह सकते हो कि आप 3 ग्राउंड थे, इसमें 5 ग्राउंड है। यानी किसी भी स्टेट में अगर हम किसी स्टेट पार्टी को अगर एज ए पार्टी के रूप में, हम स्टेट पार्टी के रूप में कह सकते हो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है कि अगर विधानसभा के चुनाव जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है, इस विधानसभा के चुनाव में जो टोटल वैलिड वोट है, ठीक है, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट, तो 6%, ठीक है ना। टोटल वैलिड वोट का 6% और प्लस 2 सीट अगर वो जीतता है, मतलब मान लीजिए कोई ये पार्टी है, ठीक है ना, किसी चुनाव में एक राज्य में, इस राज्य में उसने 10% वोट पाया लेकिन सीट एक को नहीं मिली, तो क्या वो स्टेट पार्टी डिक्लेयर होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको 6% के साथ साथ 2% और सीट, या 2% कह रहे हैं, 2 सीट और एक्वायर करना पड़ेगा। यानी आपको 2 सीट भी जीतनी पड़ेगी और आपको मिनिमम 6% वोट भी प्राप्त करना होगा फर्स्ट क्लॉज के। यानी किसी भी विधानसभा के चुनाव में, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में अगर टोटल वैलिड वोट का 6% गेन करते हो, साथ में 2 सीटें भी एक्वायर करते हो, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया। अब सेकेंड हम ग्राउंड देखते हैं। सेकेंड ग्राउंड अभी मैं क्वेश्चन आपसे लूंगा, ठीक है, प्रश्न आपका आसान होगा, ठीक है। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है, जिसको हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, अगर लोकसभा का चुनाव है और उसमें किसी पार्टी ने 6% वोट दिए, यानी 6 पार्टी किस कोई पार्टी है वो लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट एक्वायर करती है फर्स्ट पर, प्लस उसको एक लोकसभा का सीट भी प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में भी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यूपी में लोकसभा की सीटें हैं 80, इस लोकसभा की सीट में कोई मान लीजिए कोई पार्टी आई, ठीक है, और इस पार्टी ने एक सीट भी लोकसभा में प्राप्त कर लिया और क्या कम से कम 6% उसने वोट भी प्राप्त कर लिया, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर कोई ऐसी पार्टी है जो नॉर्मल विधानसभा का चुनाव है, जैसे मान लीजिए 22 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो 22 का चुनाव है, उसने क्या किया, 6% वोट प्राप्त कर लिया, प्लस 2 विधानसभा की सीटें प्राप्त कर ली, तो उसको भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा, यानी पहला था विधानसभा में कितना परसेंट, 6% प्लस 2 सीट, लोकसभा में 6% प्लस 1 सीट, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, तो कह रहा है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3% सीट इन, ध्यान रखिएगा 3% सीट इन, ठीक है, 3% सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी विधानसभा में 3 सीटें और 3 सीट
लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी या तो यहाँ तो सुनिए, यहाँ पर परसेंटेज से मतलब नहीं, वोट परसेंटेज से मतलब नहीं, यहाँ पर सीट परसेंटेज की बात है। मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा राज्य, ठीक है ना, कोई ऐसा राज्य जिस राज्य में मान लीजिए 40 जो है सीटें, ठीक है, इसी राज्य में 40 सीटें, ठीक है। अगर कोई पार्टी है, ठीक है, अगर कोई पार्टी है विधानसभा के चुनाव, ठीक है ना, यानी विधानसभा के चुनाव में या तो 3% इसको 100 कर देते हैं ताकि आपको इजी हो, ठीक है, एग्जांपल 100 कर देते हैं तब, ठीक है। तो मान लीजिए 100 सीट है किसी स्टेट, तो अगर कोई पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में इस चुनाव में कम से कम 3% जो है सीट जीत जाती है, मतलब 100 का 3% 3 सीट, मान लीजिए उसने 3 सीट प्राप्त की, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप एज ए नेशनल पार्टी के रूप में, सॉरी स्टेट पार्टी के रूप में डिक्लेयर हो जाएगी, यानी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 3% सीट नहीं प्राप्त कर पाती है, वो मान लीजिए ओनली 3 सीट वाली प्राप्त करती है, दोनों में से जो अधिक होगा वही। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ठीक है, 50 का एग्जांपल, ठीक है, 50 का एग्जांपल, 50 का 3% कितना होगा, जरा कोई बताए। इसका मान लीजिए 1.5 सीट, तो ये तो कोई बात बड़ी हुई नहीं, 1.5 सीट 50 का। तो अब ये कह रहा है, मान लीजिए अब यहाँ पर 100 सीटें थी, तो इस 100 सीट में 3% सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें 100 है, उसने 3% प्राप्त कर लिया था, 3 प्राप्त कर लिया तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। मान लीजिए उसने 100 में से 3 सीटें प्राप्त कर ली, तो यहाँ पर तो दोनों कंडीशन सेम है, तो मैच कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में फुलफिल करना है, तो आराम से उसको एज ए स्टेट पार्टी के रूप में मिल जाएगा दर्जा। लेकिन मान लीजिए सीट 50, ठीक, अब सीट 50 के 3% होगा 1.5, तो मान लीजिए किसी पार्टी ने जो है 2 सीटें जीती, तो पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया, देखो 3% वाला परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था ये फुलफिल हो गया, ठीक, क्योंकि यह 50 सीट में 3% 1.5 होता है, हमने तो 2 सीटें जीती, तो हमने तो 3% का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। तो क्या 3% का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो क्या हम एज ए स्टेट पार्टी हो जाएंगे? आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 3 सीटें जो भी क्या होगी, जो भी अधिक हो, यानी 3% या 3 सीट, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वही माना जाएगा। हाँ, यहाँ पर इसको मिनिमम कितना जीतना पड़ेगा, 3 सीट प्राप्त करना पड़ेगा। भले ही 2 सीट प्राप्त करने पे उसका 3% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन 3 सीट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, और इसमें 3% और 3 सीट विच इज हायर, जो भी अधिक है वो होना चाहिए। तो आराम से ये आप समझ लीजिएगा कि किसी भी चुनाव में या तो 3% सीट और या तो 3 सीटें जो भी अधिक है वो प्राप्त होगा, तभी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा हल्का सा ऊपर का है, तो प्रश्न पूछ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम कैसे किसी को स्टेट पार्टी के रूप में दर्जा देते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव लोकसभा के इलेक्शन क्या होता है कि कोई एक पार्टी प्रत्येक 25 सीट पर एक सीट जीत रही है, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में सीटों की संख्या है 80, तो प्रत्येक 25 सीट पर एक सीट का मतलब है कि 25 गुना 50, 25 या 75, अर्थात अगर 3 सीट लोकसभा में कोई पार्टी जीत जाती है उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में, ठीक है ना, यानी वहाँ के 25 सीट पर एक, जैसे मान लीजिए कोई राज्य जहाँ पर 25 ही लोकसभा की सीटें, और उस 25 लोकसभा सीटों में ये कह रहा है कि 25 सीट पर एक सीट होना चाहिए, और उस 25 में से एक जो है सांसद महोदय उस पार्टी को हो, तो उस पार्टी को उस राज्य में जहाँ पर उसने सीट जीती है उस राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अर्थात अगर यूपी में कोई पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा लेना चाहती है तो उसको आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 25 पर 1, अर्थात कम से कम 3 सीटें प्राप्त करनी पड़ेगी लोकसभा में,
तो उसको एज ए स्टेट पार्टी के रूप में दर्जा दे दिया जाए। ठीक, और लास्ट जो है इसको 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये कहा गया था कि अगर देखिए फोर्थ पॉइंट हमें ये कि जैसे बाकी को बता देते चलो मुझे बताया फोर्थ पॉइंट हम लोग सोचते हैं और बाद में भी मैं एक बार रिकॉल भी कर दूंगा। परेशान बिल्कुल भी ना, परेशानी जो होगी सब लोग या ये कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव में यानी जनरल इलेक्शन में अगर किसी राज्य में किसी स्टेट में लोकसभा की जो भी सीटें हैं उसके प्रत्येक 25 सीट पर यानी प्रत्येक 25 सीट पर एक सीट किसी पार्टी को मिल रही है, यानी एवरी 25 सीट पर 1 सीट अगर किसी पार्टी को मिल रही है तो वो पार्टी उस स्टेट में जो है स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टेट है ए और यहाँ पर कोई पार्टी है बी। इस स्टेट ए में सीटों की संख्या है 50। सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या 50 मान रहे हैं। माना लोकसभा की सीटों की संख्या एक स्टेट में 50 है, तो अगर बी पार्टी क्या कह रहा है 25 सीट पर एक सीट, तो यहाँ की सीट में 50 सीट है यानी 25 पर एक तो 50 पर कितना 2। अगर ये पार्टी बी पार्टी इस ए स्टेट में 2 सीटें प्राप्त कर लेती है, ठीक है, तो उसको उस स्टेट में यानी ए स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यानी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में किसी को स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन है, उस जनरल इलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि हर 25 सीट पर एक सीट अगर उसमें जीता है, यानी टोटल सीटें यूपी में कितनी है 80, तो 25 से भाग दिए, 25 गुना 50, 25 के 75, तो 75 सीट हैं, 80 का तो 5 इधर उधर चलता रहता है, तो 3 सीट यानी हर 25 पर एक सीट अगर जीतेगा तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ भी हो या ना हो, अगर कोई पार्टी है, ये 2011 में ये 2011 में ये कहा गया था कि अगर कोई भी पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा का असेंबली का चुनाव, तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, अगर इस चुनाव उसमें टोटल वैलिड वोट का 1% अगर उसको मिल जाता है, चाहे विधानसभा में और चाहे जो है लोकसभा के चुनाव में, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जो यूपी में चुनाव लड़ी और यूपी में चुनाव लड़के उसको यूपी में जितने वोट पड़े, मान लेते हैं यूपी में 100 वोट पड़े, ये हाइपोथेटिकल है, तो अगर उसको 8 वोट मिल गए ना, अगर उसको 8 वोट मिल गए, भले ही सीट मिला या ना मिला, 8 वोट मिल गए यानी 8% वोट मिल गया, तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव नहीं है, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में यूपी में अगर मान लीजिए किसी पार्टी को मान लीजिए फिर से 100 वोट पड़े, इस 100 वोट में से 8 वोट मिल गए, लोकसभा की बात हो रही है, पहले वाले कंडीशन में विधानसभा हो, तो लोकसभा में अगर 8% वोट मिल जाता है, कोई सीट न मिले, तब भी उसे उस राज्य में, जिस राज्य में 8% मिला है, उस राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता। तो कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, मैं 2 मिनट में सारी चीज़ों को रिवाइज कर दूँगा, तो इसलिए आप ध्यान से आंखें बंद कर लें, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको अज्यूम करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, मैंने बताया था नेशनल पार्टी जो होती है, राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, फिलहाल भारत में 8 है। कौन कौन सी है? तो हमने बताया था बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, फिर उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस, फिर उसके बाद से हम देखें एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फिर सीपीआई, सीपीएम, और उसके बाद से था एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। ये थे नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी को एक्वायर करने का जो है 3 ग्राउंड है, आपको ध्यान रखना, तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड फुलफिल होगा, आप नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पहला ग्राउंड क्या था? हमने बताया था कि अगर 2% सीट
लोकसभा के चुनाव में अगर 2% सीट लोकसभा के चुनाव में 3 राज्यों में प्राप्त होती है तो उसे सेंट्रल पार्टी का या फिर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी पार्टी ने 11 सीटें लोकसभा के चुनाव में 3 अलग अलग राज्यों से जीत ली तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। सेकंड क्या था, हमने बताया था कि अगर किसी राज्य में 4 या 4 से अधिक राज्यों में यानी मिनिमम 4 स्टेट में उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और तीसरा हमने बताया था जो सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ था, हमने बताया था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वोट और प्लस 4 सीटें होनी चाहिए और वो सीटें होनी चाहिए 4 अलग अलग राज्यों से मिलनी चाहिए। तो इसमें भी आपको ध्यान रखिएगा नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, स्टेट पार्टी को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो स्टेट पार्टी को डिक्लेयर करने के 5 ग्राउंड हैं। 5 ग्राउंड में सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में अगर किसी पार्टी को 6% सीट मिलती है और उसके साथ साथ 2 सीटें भी मिलती हैं तो उसको हम स्टेट पार्टी में दर्जा दे सकते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव है तो 6% सीट लेकिन 6% वोट और सीट कितना, ओनली 1। विधानसभा में 2 सीट और लोकसभा में ओनली 1 सीट अगर मिलता है तो उसको हम आराम से स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर हम कह रहे हैं कि किसी चुनाव में मान लीजिए असेंबली का चुनाव हो रहा है, उस असेंबली के चुनाव में 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक है, 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक है वो अगर उसको मिल जाता है तो स्टेट पार्टी का उसको दर्जा मिल जाएगा। फिर हमने बताया था कि अगर हर लोकसभा के चुनाव में 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त करती है वो पार्टी तो उसको हम दे सकते हैं, स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। और लास्ट में सबसे लास्ट में देखा कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अगर उस पार्टी को वैलिड वोट का 1% प्राप्त होता है तो वह उस स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। इसमें भी 5 कंडीशन के बाद में और लिखा है यानी या इस 5 में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करिए स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगा। सेंट्रल पार्टी की संख्या मैंने बताया था कि लगभग आप कह सकते हो कि 8 है। स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी भी कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी कहते हैं और स्टेट पार्टी की संख्या लगभग वर्तमान में 53 है जो रजिस्टर्ड है। आपको ध्यान रखना है रजिस्टर्ड स्टेट पार्टी की संख्या जो है लगभग 53। आप जरा इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सके 52 भी है क्योंकि इसमें से अब चुनाव जब होते हैं तो एक्चुअल में यानी 2019 का चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव से पहले इनका एक बार पूरा संशोधन होता है, फिर बाद में कोई और पार्टी का अपने आप को दावा देती है कि नहीं मैं भी हूँ, तो इसमें ये घंटा बढ़ता रहता है। तो एक बार देख लीजिएगा, वैसे फिलहाल 52 या 53 है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, यस ठीक है, प्रश्न है तो पूछ सकते हो। हम लोग नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक, तो 13 मार्क 13। देखो हमने बोला कि अगर तीसरा क्राइटेरिया हमने ये बोला था कि या तो 3% सीट या तो 3 सीट जो भी अधिक हो, तो यूपी के केस में 12 सीट हो रहा था 3%, तो अब 3 सीट और 12 सीट में कौन अधिक है? तो आपको कौन सा एक्वायर करना पड़ेगा? यस, जो भी अधिक होगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं। अब आइए हम बात करेंगे ह्यूमन राइट कमीशन की, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में बात होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मैं आपके संशोधनों के बारे में भी बताऊंगा और कुछ इंटरनेशनल जो ट्रीटियाँ हुई हैं उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो परेशान बिल्कुल ना होगा, आराम से हम लोग एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि आयोग क्या हुआ।
एक बार एग्जिट मार के आप एंट्री मारिए दोबारा, ठीक है। और किसको समस्या हो रही है? देखो, जब भी आपको वीडियो की समस्या हो, इसका मतलब है कि या तो आपका नेट कनेक्शन डाउन है, और अगर कुछ कंडक्शन होता है तो आप एक बार एग्जिट मार के एंट्री मारिए। वॉइस की समस्या यहाँ से होती है क्योंकि म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन होता है, कभी कभी म्यूट हो जाता है तो उसको अनम्यूट करना रहता है। तो खैर ठीक है, परेशान ना हो। देखो एक चीज़ समझ, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, आपको पेशेंस बहुत जल्दी खोना नहीं रहता। जब आप जाओगे ना, मान लो किसी जिले में जाओगे या फिर किसी भी मान लीजिए कहीं पर भी आप पोस्टेड हो, तो आपको 50 लोग आएंगे और 50 प्रकार की समस्याएं हैं, और हर समस्याओं के पास आपके पास ये लगेगा कि यार ये तो रिपीटेड समस्या है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं, पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में या फिर जो आजकल ब्यूरोक्रेसी में आप देख रहे हो, तो बहुत सारे लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाते। ये प्रेशर झेलने का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको शुरू से ही सीखना पड़ता है। प्रेशर बहुत झेलना पड़ता है हर बात। जो ऑफिसर्स उनसे पूछना कि आपके सामने कैसी कैसी समस्या है, एक ही समस्या को लेकर 50 लोग आते हैं, एक ही बात उनके सामने दोहराते हैं, और वही बंदा एक ही बात बार बार बोलता है और वो बहुत इरिटेट होता है। लेकिन फिर भी उनको समझना पड़ता है वहाँ पर कि हमें, हमारी यही ड्यूटी है कि जनता के पास कैसे, जनता के प्रति हमको हम्बल रहे। तो आप कितनी चीज़ें शांति से काम कर रहे हैं। देखो, उग्र होना ये सबके अंदर टेंडेंसी होती है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन पूरा एड्रेनल ग्लैंड से निकला, वो तो सबको गुस्सा आ जाएगा एक 2 मिनट में। लेकिन कैसे आप गुस्से को कंट्रोल करें, तो वहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट है। जब ब्रिटिश और इंडियन, आप जब जानते हो कि इतिहास की बात करेंगे, इतिहास में ब्रिटेन वासी जो होते थे, जब उन्होंने आर्म एक्ट लाया था, हथियार कानून लाए थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को हथियार हम नहीं, यानी भारतीय जो है सभ्य नहीं, सिविलाइज नहीं। जानते हो कहते थे क्योंकि भारतीयों को अगर हम बंदूक दे देंगे ना, तो उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, टेम्पर बहुत हाई होता है। और अगर उनको हम बंदूक दे देंगे तो पता चले वो सामने वाले को थोड़ी सी बात पे क्या कर देगा, सामने वाले को गोली मार देगा। तो ये तो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी चीज़ें समझते हो। सिविल सर्विसेज में समझदार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के बाद एक ह्यूमन राइट को लेकर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, ठीक है ना। 1948 में एक ह्यूमन राइट को लेकर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट एक 1948 में आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार होने चाहिए। मानव अधिकार होते क्या है? वे अधिकार जो मानव को मानव बनाए। जैसे मान लीजिए एक मानव है और एक जानवर है, उसमें अंतर है। जानवर सिविलाइज नहीं है, वो कहीं पर कुछ भी कर सकता है, खाना खा सकता है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। मानव को उसकी पता है, वो सभ्य है, उसको पता है कि आपको खाना कब खाना, उठना कब है, बैठना कब है, वो सारी चीज़ें उसको पता है। जो अधिकार, जो राइट मानव को ह्यूमन बनाते हैं, उसी को हम ह्यूमन राइट कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आप मुझे समानता का अधिकार नहीं दे रहे, पशुओं के जैसे एक बाड़े में रख दे रहे, एक जेल की कोठरी में रख दे रहा हो जिसमें ना तो लाइट है ना कुछ भी सुविधाएं ही नहीं है, वहाँ पर जानवरों को जैसे रखा जाता है वैसे रखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी सुविधाएं मिलना भी हमारा एक ह्यूमन राइट है। हम एक गंदे माहौल में रहें और हम एक स्वच्छ माहौल में रहें, ठीक है ना। तो अगर हम एक स्वच्छ माहौल में रह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो स्वच्छ माहौल में रह रहे हैं तो मानव का विकास भी स्वच्छ माहौल में स्वच्छ भी जैसा होगा, बढ़िया होगा। तो हम कहेंगे कि एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी मानव का एक मानव अधिकार है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे राइट हैं। अब मान लीजिए हम आपको ह्यूमन राइट दे दें और आपको ह्यूमन राइट में हम ये कहें कि आप अपने हिसाब से धर्म को न फॉलो करिए। तो जब आप अपने हिसाब से धर्म को न फॉलो करोगे तो क्या दिक्कत होगा? अच्छा, दिक्कत होगी कि हम जी तो रहे लेकिन हम अपने हिसाब से नहीं जी रहे। तो धर्म को मानने का अधिकार भी एक प्रकार का ह्यूमन राइट हो जाता है। अब इसी ह्यूमन राइट को लाने के लिए सबसे पहले प्रयास इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में किया गया। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पेरिस समझौता हुआ है, पेरिस प्रिंसिपल निकला। पेरिस प्रिंसिपल यानी कुछ गाइडलाइन निकला था पेरिस में 1991 कि लोगों को, हर देश को जो भी इसको सिग्नेचर करेगा, यानी जो भी इसका सिग्नेटरी होगा
जो भी इसका हस्ताक्षर करने वाला देश होगा उसको अपने यहाँ पर ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ह्यूमन राइट को सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही बड़ी बात नहीं होती है, ह्यूमन राइट को सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही बड़ी बात नहीं होती है। ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये इंश्योर करना भी बहुत जरूरी होता है कि ह्यूमन राइट अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो हम उसको कोई ना कोई रेमेडी दें। तो अगर हम खाली सिग्नेचर कर ले, हाँ हम कसम खाते हैं कि अपने यहाँ ह्यूमन राइट को बचाएंगे, लेकिन कहीं मार हो रहा है, कहीं पर जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन आप कोई देश आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, या फिर किसी ने अगर वायलेशन कर दिया तो उसको क्या होगा ये हम कुछ जान ही नहीं रहे। तो इस केस में बच्चा आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी बॉडी आपको बनाना है कि जो इंश्योर करे कि ह्यूमन राइट को मेंटेन करना है। यही काम करने के लिए जैसे ही पेरिस जो प्रिंसिपल था 1991 में भारत ने इसको साइन किया, अपने आप भारत को ये कंपल्सरी हो गया कि भारत जो है कहीं न कहीं पे ह्यूमन राइट की बात जरूर करेगा। संविधान में भारत में ह्यूमन राइट की बात कहीं नहीं की गई थी, इसलिए एक भारत को अलग से इंस्टीट्यूट यानी कानून यानी लॉ, ठीक है, एक कानून लाना है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1990, यानी 1991 में पेरिस प्रिंसिपल को हमने एक्सेप्ट किया और हमने 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में क्या करते हैं, ठीक, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो मानव के अधिकारों को क्या करेगा, संरक्षित करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये ध्यान रखिए। तो अब ये कौन सी संस्था है, क्या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहें, क्या इसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहें, या इसको हम स्टैच्यूटरी या लीगल बॉडी कहें। तो चूंकि ये स्टैट्यूट से बना है, चूंकि ये लॉ से बना है, इसलिए हम इसको स्टैच्यूटरी या लीगल या इसको हिंदी में सांविधिक बॉडी अर्थात ह्यूमन राइट जो कमीशन है वो भारत में कौन सा कमीशन है, संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैच्यूटरी है या लीगल है। तो आप कहोगे कि जो हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट का जो कमीशन है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है अर्थात सांविधिक निकाय है, जैसे कौन सा एक और था, सूचना आयोग, वैसे ही, ठीक। तो ये 1993 में, जब 1993 में ये आया तो ये बात करता है दो चीज, एक केंद्र में बात करता है, सेंट्रल में बात करता है, सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन यानी केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, और एक राज्य में बात करता है स्टेट मानवाधिकार आयोग यानी केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, और एक जो है स्टेट का मानवाधिकार आयोग। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन आया था, ह्यूमन राइट कमीशन, आपको ध्यान रखना ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। डेट छोटे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, 12 अक्टूबर 1993 को हम लोग ह्यूमन राइट को भारत में इम्प्लीमेंट कर दिए, लागू कर दिए। और आप जानते हो कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, जरा कोई मुझे बताए, ह्यूमन राइट डे हम कब मनाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है आपको ध्यान रखना है, ये है तो चलिए इसके बारे में, यानी केंद्र में होगा ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट में होगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो एक केंद्र में होगा, एक राज्य में होगा। अर्थात अगर किसी राज्य, अब हर राज्य के पास अपना ह्यूमन राइट कमीशन नहीं, अगर देखा जाए तो लगभग भारत में 26 राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन को सेट किया है स्टेट के लिए। अब मान लीजिए कहीं पर स्टेट और सेंट्रल दोनों ह्यूमन राइट कमीशन है, तो क्या होगा, तो आपको पता होगा कि भारत की शेड्यूल 7 यानी अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 पार्ट में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर नियम केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर नियम राज्य बनाता है, और समवर्ती पर नियम जो है दोनों बनाते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं। तो मान लीजिए किसी राज्य में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी है और सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर सेंट्रल लिस्ट के मुद्दे पर अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो उसकी बात कौन करेगा, तो उसकी बात सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन करेगा। अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है
तो स्टेट लिस्ट देखेगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा, और अगर कॉन्करेंट पर हुआ है तो दोनों देखेंगे। लेकिन अगर कॉन्करेंट पर हुआ है कोई वायलेशन और कॉन्करेंट के वायलेशन में सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन ने पहले एक्शन ले लिया है तो दोबारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्शन नहीं लेगा, अर्थात तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की है। ठीक है, तो सेंटर है, स्टेट है, इन दोनों के बारे में आपने बात को समझ लिया कि सेंटर है और स्टेट। अब एक चीज ध्यान रखें, 1993 में आया था, लेकिन इसमें दो बार अमेंडमेंट हुए, एक 2006 में अमेंडमेंट हुआ था और एक 2006 में अमेंडमेंट हुआ और एक लेटेस्ट 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, यानी इसमें कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए, बात आपको सुनो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो बच्चा, मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं टोटली पेपर के अकॉर्डिंग चलता हूँ। पेपर में जैसे आपके प्रश्न हैं उसके हिसाब से मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ भरपूर तरीके से। अगर आपको नहीं यकीन है तो 2019 के पेपर में जाइएगा, TCS का देखिएगा, जिसमें कंपनी लॉ के एक्ट के बारे में दिया गया है कि कंपनी लॉ के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि इसमें संशोधन कब आया या फिर ये एक्ट कब आया, तो संशोधन भी स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि इसमें संशोधन कब। एक संशोधन अमेंडमेंट 2006 और एक अमेंडमेंट 2019 में। अब चलिए बात करते हैं इसके ह्यूमन राइट कमीशन के बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ये बता सकते हो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है नेशनल आयोग जो कि राष्ट्रीय NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके बारे में समझते हैं। आखिर आया उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। तो पहले किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ, किसी भी इंडिविजुअल के यानी किसी भी व्यक्ति के लाइफ यानी जीवन, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, उसके साथ साथ इक्वलिटी और जो है डिग्निटी, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी को मेंटेन करने के उद्देश्य से NHRC का स्थापना हुआ। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को, उसके स्वतंत्रता के अधिकार को, उसके समानता के अधिकार को और उसके गरिमामय जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की। ये जो कमीशन है ये एक प्रकार का वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन है। वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? वॉच डॉग इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो निगरानी करता है। जैसे हमने एक कुत्ते को लगा दिया कि तुम देखो यहाँ पर देखना मत कोई चोर ना आए, तो इसी प्रकार व्यक्तियों के ह्यूमन राइट को वॉयलेट होने से बचाने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन एक प्रकार के वॉच डॉग के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, यानी ये वॉच डॉग की संस्था है, यानी ये क्या करती है, निगरानी रखती है मानव के अधिकारों की। उसके साथ साथ अगर हम देखें ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब कहते हैं बहु सदस्यीय निकाय, मतलब जिसमें मोर देन 1 पर्सन अगर रहते हैं तो उनको हम कहते हैं बहु सदस्यीय निकाय। नेक्स्ट, और क्या कहते हैं, एक और चीज ध्यान रखें, ये सिर्फ परामर्शकारी संस्था है। परामर्शकारी संस्था का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेशन इन नेचर है, मतलब ये सिर्फ रिकमेंड करती है, परामर्श देती है, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ये नहीं कहता है, या ऐसा ही होना चाहिए ये नहीं कहता है, ऐसा होना चाहिए। यानी लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने मानव अधिकार को जानना चाहिए, ये बात करता है ह्यूमन राइट कमीशन। अर्थात ये बात ऐसे करता है कि सिर्फ रिकमेंडेशन नेचर का है कि ये होना चाहिए ताकि मेंटेन किया जाए, इसकी बातें कहीं से भी बाइंडिंग नेचर की नहीं होती। यानी अगर इसने कोई बात अगर सरकार को कही कि ऐसा होना चाहिए तो वो बात सरकार या तो माने या तो ना माने, बाइंडिंग नहीं है। सरकार चाहे तो मान भी सकती है और सरकार चाहे तो ना भी मान सकती है, अर्थात ये बाइंडिंग नेचर में नहीं होती। तो ये इसके कुछ आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य। चलिए आगे बात करते हैं इसके कंपोजिशन की बात, कि इसमें कौन कौन लोग, तो बहुत महत्वपूर्ण है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कंपोजिशन यानी संरचना। तो संरचना में बात होगी कितने मेंबर हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें एक जो क्या होता है हेड। अब
अब जो हेड हो वो कौन होगा, यानी हेड जो होगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट का या तो XCJI होगा या सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज होगा। देखो पहले 2019 से पहले एक्स जज नहीं होते थे, पहले 2019 से पहले सिर्फ XCJI होता था, लेकिन 2019 में इसको क्या कर दिया गया, अलग से कर दिया गया है कि नहीं, अगर कोई जज है जो बढ़िया काम कर रहा है तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, हेड बनाया जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अर्थात ह्यूमन राइट कमीशन का हेड कौन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है। यही दो लोग हेड होंगे, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ 3 सदस्य होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, और इस मेंबर में 3 सदस्यों में एक फीमेल का होना बहुत ही जरूरी है। यानी इन 3 सदस्यों में एक फीमेल का होना अति आवश्यक है, यानी फीमेल होगी ही होगी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम फेमिनिज्म न रखें, पैट्रियोटिक सोसाइटी को देखते हुए सब मेल को ही रखते हैं, तो महिलाओं की ह्यूमन राइट में कौन बात करेगा, तो सभी है ना ये देश के नागरिक, सिर्फ आप ही और हम थोड़ी है, सभी नागरिक। एक ट्रांसजेंडर को भी नहीं अधिकार है, कितने आपको अधिकार, ठीक है। तो 3 मेंबर, इसमें एक फीमेल कंपल्सरी है। थर्ड पर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो जिसको कहते हैं पदेन सदस्य। अब पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है, पदेन सदस्य का मतलब होता है बच्चा कि वो लोग किसी और के हेड होंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो इसके मेंबर हो जाएंगे अपने आप। जैसे हम कहते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, था जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन हो जाएगा, यानी उसको राज्यसभा का चेयरमैन की कहीं अलग से प्रोसेस नहीं देनी पड़ेगी, यही काम यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो एक्स ऑफिसों में कौन कौन है, तो देखिए एक्स ऑफिसों में यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करूंगा। एक्स ऑफिसों में देखिए SC, ST, वुमेन, OBC, माइनॉरिटी, PWD, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात करें। फिर उसके बाद से एक और होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, अच्छा, ठीक। तो देखो जैसे ह्यूमन राइट होता है ना भारत में, वैसे यानी मानव अधिकार की संरक्षा करने के लिए मानव अधिकार, वैसे ही शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग, ST के लिए ST, वुमन के लिए वुमन, OBC के लिए OBC, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक, और PWD यानी PWD का मतलब आप जिसको आप कह सकते हो फिजिकली जो डिसेबल लोग होते हैं, डिफरेंटली एबल आप कहिए, डिसेबल मत कहिए क्योंकि हमारे PM ने भी कहा। तो जो डिसेबल लोग होते हैं उनका भी आयोग होता है, उनके भी एक अध्यक्ष होते हैं, और जो चाइल्ड का प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो आयोग होता है, इन सभी जो अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन होते हैं, वो सब इनके क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो। अर्थात एक हो गया कौन, हेड, 3 उसके साथ मेंबर हो गया सदस्य, ठीक है ना, 3 उसमें सदस्य हो गए, इसमें से एक फीमेल होना जरूरी है, और उसके साथ साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होते हैं, तो जो भी शेड्यूल कास्ट आयोग का चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो हो जाएगा, जो भी ST आयोग का चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो हो जाएगा, जो भी वुमन आयोग का चेयरमैन होगा एक्स ऑफिशियो होगा, जो भी OBC, माइनॉरिटी, PWD और चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा, ठीक। अब यानी ये इसकी कंक्लूजन की बात हो गई, संरचना की बात हो गई, यानी इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। अब देखिए, अब बात होती है कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात होती है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, यानी नियुक्त कौन करता है। तो जब हम बात करते हैं नियुक्ति, तो नियुक्ति बाई कौन होता है, प्रेसिडेंट, यानी इनको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन क्या अपने मन से प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देगा, क्या ऐसा है क्या? तो आपको ध्यान रखना, नहीं, अपॉइंटमेंट की एक कमेटी है,
यानी एक होगी अपॉइंटमेंट कमेटी, और यही कमेटी रिकमेंड करेगी किसको, यही कमेटी रिकमेंड यानी परामर्श देगी राष्ट्रपति को कि देखो फलाने को आप हेड बना दीजिए, फलाने को आप मेंबर बना दीजिए। बाकी ये सब तो ऑलरेडी चेयरमैन है, इनको बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो जैसे ही चेयरमैन होंगे अपने आप मेंबर हो जाएंगे। तो वो जो 3 थे और जो हेड है उसको अपॉइंट करने की जो कमेटी होगी उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर उसके मेंबर और हेड को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होगी, जिसको जो है आप ध्यान रखिएगा, जो कमेटी होगी उस कमेटी में कई सारे मेंबर होंगे। वही कमेटी एक रिकमेंडेशन भेजेगी, एक परामर्श भेजेगी। रिकमेंडेशन किसको भेजेगी, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा। अब इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, यानी जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो चलिए देखते हैं। कमेटी में एक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, ठीक है। दूसरा, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, जो अपोजिशन के लीडर होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। और उसके बाद अगर देखो तो इस बात पे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लोकसभा का स्पीकर लिखेंगे तो यहाँ पर राज्यसभा का चेयरमैन नहीं हो जाएगा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। क्यों कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना बच्चा, तो राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट इसमें थोड़ी ना होगा, वो तो संवैधानिक पद है, उसका मामला अलग हो जाए। इसलिए उसके जगह पर डिप्टी स्पीकर की बात, डिप्टी चेयरमैन की बात की गई है। फ्लो में आके ये मत कह देना कि लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा का चेयरमैन, नहीं भैया ऐसा है। और एक और व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं वो मिनिस्टर, यानी ये 6 लोग, यहाँ पर एक देखो 5 लिखा है लेकिन यहाँ पर एक और बंदा करना है। तो पीएम लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, तो 2 होंगे, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का डीवाई चेयरमैन, डिप्टी जो चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन का उसको कहें, वाइस चेयरमैन का क्वेश्चन जाएगा, वाइस चेयरमैन और होम मिनिस्टर। ये 6 लोग, ये 6 लोग नाम रिकमेंड करके भेजेंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देगा। ये ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। कार्यकाल कितना होगा, टर्म, तो आपको ध्यान रखिए, इससे पहले टर्म होता था 5-70, यानी या तो 5 साल या तो 70 साल, जो भी पहले होगा वही। यानी मान लीजिए कोई 65 साल तक बना तो वो 70 साल तक रहेगा, मान लीजिए कोई 62 साल तक बना तो वो कितना रहेगा, तो 62 में 5 जोड़ दीजिए 67। लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और कहा गया कि इनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, वो कितना होगा, 3 और 70, यानी कार्यकाल को 3 साल कर दिया गया और जो मैक्सिमम एज थी 70 उसको रखा गया। यानी अब मान लीजिए कोई 62 के एज में बनेगा तो 65 तक रहेगा, मान लीजिए कोई 69 पर बनता है तो वो मात्र 70 तक रहेगा। ये नहीं कि 3 साल, जो भी कम हो वही रहेगा। मान लीजिए कोई 68 पर बनता है तो 70 तक ही रहेगा, 3 साल नहीं पूरा करेगा। कार्यकाल कितना है, 3 और 70 लिखा रहेगा। क्या रीअपॉइंट हो सकता है, यस रीअपॉइंट हो सकता है, यानी दोबारा पुनः नियुक्ति हो सकती है। हाँ, पुनः नियुक्ति उसी में होगी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये लोग जब रिटायर हो जाएंगे फाइनली, तो रिटायर होकर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, अर्थात जब तक हैं तो यही रहेंगे। इसके बाद जो होगा आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन अगर देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, तो त्यागपत्र ये किसको देंगे, अब इस बात है प्रेसिडेंट को देंगे। त्यागपत्र अपना किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूव कौन करेगा, यानी इसको हटाएगा कौन, तो हटाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट क्या ऐसे ही हटा देगा, नहीं, प्रेसिडेंट हटाने के लिए 2 कंडीशन है। प्रेसिडेंट जब इनको हटाएगा तो 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट, या तो मिसबिहेवियर का चार्ज लगे, कदाचार का चार्ज लगे, या इनकैपेसिटी यानी असमर्थता का चार्ज लगे, यानी वो समर्थ ही नहीं है, क्षमता ही नहीं उनके पास, पता चले जजमेंट देना था कुछ और दे दिए कुछ और, तो असमर्थ। मिसबिहेव कर दिए, किसी से घूस ले ली, मिसबिहेव कर दिए, तो मिसबिहेव। और अगर इनकैपेसिटी की सिचुएशन है तो इन केस में आपको ध्यान रखिएगा,
यानी जो ह्यूमन राइट के मेंबर्स हैं और जो हेड है उनको रिमूव किया जा सकता है। और भी ग्राउंड है, जैसे आप बैंकरप्ट या इंसॉल्व हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो भी आपको हटाया जा सकता है। आप शारीरिक या मानसिक रूप से यानी मेंटली एंड फिजिकली आप क्या हो, आप स्वस्थ नहीं हो, मतलब मेंटली और फिजिकली आप कैपेबल नहीं हो अपने ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो भी आपको हटाया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप अनसाउंड माइंड हो यानी पागल हो तो भी आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मान लीजिए आपने किसी केस में आप कन्विक्टेड हो गए, आपने हेड थे आप और हेड होते हुए किसी का चाकू मार के आपने हत्या कर दी, तो आपको जेल हो गई, तो जेल हो गई तुम्हारी ऑफिस से आपको हटा दिया जाएगा। नहीं किसी केस में अगर आप कन्विक्टेड हो जाते हो तो भी आप चले जा सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है कि पावर क्या क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो पावर में बहुत सारे पावर हैं, वही क्या, तो लोगों को ह्यूमन राइट के बारे में अवेयर करना, अवेयरनेस जन जागरूकता फैलाना, ह्यूमन राइट के बारे में प्रोटेक्ट करने के लिए स्यू मोटो जारी करना। स्यू मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। स्यू मोटो का मतलब मान लीजिए कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ तो ह्यूमन राइट कमीशन ये नहीं सोचेगा कि वो आए और हमको कंप्लेन करें तब हम उनकी बात सुने, नहीं, वो खुद से चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकता है कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट के वायलेशन का मामला है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एक प्रकार का क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। क्वेसी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब होता है जो पूरी तरीके से न्याय दे, लेकिन न्याय के कुछ, जैसे मान लीजिए हम शिव जी को क्या कहते हैं, अर्ध नारीश्वर कहते हैं, क्योंकि उसमें आधा नारी के कैरेक्टर। इसी प्रकार हम वैसे जुडिशियल कह रहे हैं, इसका मतलब वो टोटली जुडिशियल नहीं है, पूरी न्यायिक नहीं है, कोर्ट के जैसा काम नहीं करता, बस कोर्ट के कुछ कैरेक्टर उसके आगे हैं। क्या, जैसे कोर्ट किसी को समन जारी कर सकता है कि आ जाओ, तो समन जारी कर सकता है आ जाओ, तो ये पावर उसके पास है ह्यूमन राइट कमीशन के पास कि वो किसी को समन करे तो आ जाओ। दूसरा कि किसी पर पेनाल्टी लगा सकता है, तो पेनाल्टी तो कोर्ट लगाता है, तो अब इस बात है ये भी पेनाल्टी लगाता है, तो ये भी एक जुडिशियल पावर आ गई इसके पास। तो इसलिए सिविल कोर्ट की भांति ये काम करता है, एज ए दीवानी न्यायालय के जैसे काम करता है। इसलिए कोर्ट के कुछ कैरेक्टर इसके पास है, इसलिए हम इसको कह देते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी नहीं कहते, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक संस्था, क्योंकि इसमें न्याय देने के कुछ ही कैरेक्टर हैं। ये ध्यान, किसी को अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो कंपनसेशन दे सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है, परामर्श कर सकता है, अपनी एनुअली रिपोर्ट पेश कर सकता है, जो है वो सरकार को पेश करेगा। तो ये कुछ काम है आपको ध्यान रखना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा की। इसी के साथ साथ आप मेंस का जो मैंने क्वेश्चन बोला वो आप लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है आंसर आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।